यस सर। गुड इवनिंग डियर इवनिंग फ्रेंड्स। सर। मैं अपना कैमरा गुड ऑन। इवनिंग। गुड इवनिंग वैष्णवी, स्लीपिंग, शरद, ओके, 19 गुड इवनिंग इयर्स। सर। चलिए सब लोगों को गुड इवनिंग कहते हूँ मैं, और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ठीक है सब लोग? तो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बेटा, इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। और हमने ये लिया सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड। मेरी आवाज में क्लियरिटी है ना बेटा? यस यस सर। सर। ओके। तो सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, इससे पहले हम जान चुके हैं, so far we have studied that datas are very important to this economy। अपनी इकोनॉमी के लिए या किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए। कोई और ज्वाइन किया क्या? एनीबॉडी ज्वाइन करेगा तो मुझे बता देना भाई। यस सर। प्रीवियस आरओ के आईडी से। ठीक है चलो। तो ये डेटा कलेक्शन के बाद कलेक्शन करना तो इम्पोर्टेंट है ही है, और कलेक्शन करने के जो तरीके हैं, वो जो सोर्स हैं हमारे कौन कौन से हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स। ठीक है। अब कलेक्शन करने के जो तरीके हैं ना, उसमें एक जिन दो तरीकों की हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं, सेंसर्स एंड सैम्पलिंग मेथड। देखो शॉर्टकट में बताएं तो बहुत ही आसानी से निकला जा सकता है बता के, लेकिन थोड़ा सा हम इसको रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे, ताकि जिन बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है स्टैट में, उनको भी थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हो। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है देयर आर 2000 स्टूडेंट्स इन कॉलेज। कितने स्टूडेंट्स हैं? 2000। एंड इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर कौन है? जो जो सैंपल को ऑर्गेनाइज करता है, डेटा कलेक्शन को ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है। इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसको ऑर्गेनाइज करने वाला, उसकी प्लानिंग करने वाला इन्वेस्टिगेटर होता है। इनोमिनेटर वो है जो इन्वेस्टिगेटर को हेल्प करता है। और रिस्पोंडेंट देखो तीन लोग हैं, एक तो है आई, ठीक है, एक है ई और एक है आर। ये तीन चीजें आपको याद रखना, आई ई आर। ठीक है। आई क्या है? इन्वेस्टिगेटर, जो सारे जो इसके जो ब्रेन है, यही चाणक्य है, इसी के दिमाग की सारी उपज होती है कि कैसे क्या करना है। वो अपने लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखता है, फिर उस इंफॉर्मेशन को जो जैसे यूज करना चाहता है उसके लिए वो सेंड करता है, देता है। ठीक है। और दूसरा क्या है? इन्यूमरेटर, जो इसके साथ लगा होता है। किसके साथ? इसके साथ लगा होता है। और ये कौन है? इन्वेस्टिगेटर। मेरी बात समझ रहे हैं? और ये जो है सोर्स है, रिस्पोंडेंट, जो कि यहाँ बैठता है, मतलब ये यूनिवर्स पॉपुलेशन के बाद, और यहाँ से ये डेटा कलेक्ट करता है। ठीक है। और इसके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? यस सर। ठीक है ना? So there are 2000 students in a college. An investigator wants to collect data regarding their family background. He has two possible choices. First, he collects information relating to all the 2000 students. सारे 2000 बच्चों से कलेक्ट के पास जाए, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। हाँ, और हर बच्चे के पास जाने के बाद वो डेटा को इकट्ठा करे। जैसे भारत में जनसंख्या को का काम किया जाता है। भारत में जनसंख्या को इसी मेथड से, सेंसस मेथड को कहते ही हैं सेंसस। ठीक है। सेंसस ऑफ इंडिया। Each and every household is touched by teachers। ठीक है। Are you getting point? यस सर। ठीक है। तो उसको हम यस सर। सेंसस मेथड करते हैं। जैसे हमको 38 स्टूडेंट से बात करनी है, 38 स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को समझना है, तो हम 38 स्टूडेंट्स के पास इंडिविजुअली जाएं और बात करें। इट इज टू मच टाइम टेकिंग। तो हमने क्या किया? श्रेया को कुछ काम किया, वैष्णवी को कुछ काम दे दिया, वरुण को कुछ काम दिया, तो शरद को काम दिया, और ऐसे करके जो है पूरे 38 बच्चों का काम, क्लास का प्रोग्रेस और टाइम की सेविंग, ये सब कुछ हो जाता है ना बेटा। हम लोग रोज इस मेथड को फॉलो करते हैं ना, सैम्पलिंग मेथड को। आर गेट पॉइंट? सो आउट ऑफ ऑल दिस स्टॉक्स हमने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स ले लिए, वहां से पिक कर लिए, और तो ये रिप्रेजेंटेटिव्स को पिक करना ही सैंपल मेथड का हिस्सा होता है। आर गेटिंग पॉइंट? ठीक है बेटा? यस सर। तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेंसस एंड सैंपल मेथड थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। इससे पहले हम चैप्टर 2 का रेफरेंस यहाँ लिया गया है। चैप्टर 2 ऑफ द बुक इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स।
ठीक है, जहां से हमको डेटा कलेक्ट करना है, दैट इज पॉपुलेशन, उसी को हम यूनिवर्स भी नाम देते हैं। तो P इज इक्वल टू P और U, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज है। मतलब जहां यहाँ यहीं से हमको क्या करना है, हमको यहाँ से क्या करना, निकालना है, डेटा निकालना। ये डेटा का स्टोर हाउस है, इसको कह सकते हैं क्या, स्टोर हाउस। पॉपुलेशन इज नथिंग बट स्टोर हाउस ऑफ डेटा। बोलो भाई, क्योंकि यहीं से सब कुछ निकल कर आता है। और फिर उस डेटा को हम इनोमरेट कर, उसको इनोमरेटर की सहायता से, इन्वेस्टिगेटर की सहायता से, ठीक है, पहले तो कलेक्शन का काम क्या हमारे लिए डिजायर्ड है, उसके हिसाब से उसको ऑर्गेनाइज करना, क्लासिफाई करना, ठीक है, और प्रेजेंटेशन करना, यही इसमें हमको पढ़ना है। It would be useful to recapitulate this concept for a comprehensive understanding of the concept of census and sample. In statistics, universe or population, are getting mind? मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. So, simply refers to an aggregate of items, ठीक है, aggregate of items, aggregate सबका sum, ठीक है, items to be studied for, ठीक है, फॉर एनी इन्वेस्टिगेशन, किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम जो भी नंबर पॉपुलेशन का जो रेफरेंस हम ले रहे हैं, ठीक है, पॉपुलेशन, ठीक है, यहाँ पर देख लो क्या लिखा हुआ है, इन स्टैटिस्टिक्स यूनिवर्स और पॉपुलेशन सिंपली रेफर्स टू एन एग्रीगेट ऑफ आइटम्स, जितने भी हैं, मान लो कि हम एक एरिया है, जितने भी एग्रीगेट, मतलब ये सब है हमारे पास, ये पॉपुलेशन है, ठीक है, ठीक है, तो इन सब का हम अध्ययन करते हैं, इन सब का, ऐसा कुछ ना हो कि कोई चीज छूट जाए, ठीक है। तो ये जो हम अभी इसकी चर्चा की है और आगे और डिटेल्स में देखेंगे। तो ऑर्डिनरली the term population is used to mean total number of people, यहाँ पर ये जितने हैं ना, इसके अंदर ये सब टोटल नंबर की बात करें। लिविंग इन अ कंट्री, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज अप्रोक्सीमेटली इतना, ठीक है, इन 2010-11, बट इन स्टैटिस्टिक्स द टर्म पॉपुलेशन यूज डिफरेंटली, ठीक है। यहाँ पर पॉपुलेशन, जब ऐसा पॉपुलेशन कहते हैं तो यहाँ पॉपुलेशन देश की जनसंख्या से लगाते हैं, लेकिन स्टैट में जो पॉपुलेशन कहते हैं तो वो सारा स्टोर हाउस ऑफ डेटा कहते हैं उसको, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। इन स्टैटिस्टिक्स द टर्म पॉपुलेशन मींस द एग्रीगेट ऑफ ऑल आइटम्स अबाउट व्हिच वी वांट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, जो भी आइटम है, ठीक है, उसके बारे में जो भी, मतलब मान लो कि ये शिप है, गोट है, कुछ भी है, बुक्स है, कुछ भी, तो वो सब पॉपुलेशन ही कहा जाएगा। ऐसा नहीं कि जो पॉपुलेशन का जो लिटरल मीनिंग हम लगाते हैं वही पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का सिंपल जो दिमाग में रखना है, इट इज स्टोर हाउस ऑफ डेटा। पॉपुलेशन का मतलब यहाँ डेटा से है कि डेटा वहां रहता है और उससे हम इकट्ठा करते हैं जानकारी। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है, हाँ, बीच में बोलते रहो बेटा। To illustrate, there are 2,000 students in a particular college. If an investigation relates to all these 2,000 students, then 2,000 would be taken as inverse or population. ठीक है, each unit of these 2,000 is called item. ठीक है, ये सब आइटम कहे जाएंगे, ठीक है। वो खाने की प्लेट में जो आइटम होता है ना, वो आइटम नहीं, these all are items. So individual, this is also one item. This also one, this dot एक आइटम हो गया, ये आइटम है, मतलब ये डेटा है एक प्रकार से, ठीक है, जो आइटम है यही डेटा है। To further illustrate, one sugar mill out of the 10 sugar mills we are studying would be called an item, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि सारे जो है आइटम ही कहे जाएंगे। All the 10 sugar mills would constitute population or the यूनिवर्स। ये क्या कहे जाएंगे? पॉपुलेशन और द यूनिवर्स, ठीक है। तो हमने पहले भी कहा था कि उसको हम P ऑब्लिक क्या कहेंगे? U, ठीक है। आर गेटिंग पॉइंट? इफ द स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी इज बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स, इट इज कॉल्ड सेंसस इंक्वायरी, ठीक है। व्हाट इज सेंसस? व्हाट इज सेंसस इंक्वायरी? मतलब हम सबके पास जा रहे हैं, 38 स्टूडेंट्स के पास जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि 5 बच्चों को पकड़ा और काम निकाल लिया उनसे, ऐसा नहीं है।
हम सबके पास each individual unit is approached in census inquiry. I hope it is very much clear, dear. बोलो बेटा. Yes, मेरी बात sir. समझ में आ रही है? Yes, sir. Okay. For example, if you want to know quality of life of 25,000 households in your town and you decide to collect the relevant statistical data of all 25,000 households, that is your statistical inquiry. ये तो statistical inquiry है. Is covering all the items of the universe. सारे items को जैसे मैंने यहाँ पर यहाँ मार्क किया ना, सारे items के पास, ठीक है? Entire universe you are relying on the census method. ये कौन सा मेथड होगा? ये सेंसस मेथड फॉर योर स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी. कोई भी इंक्वायरी हम करते हैं तो वो तो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कही जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें डेटा का, नंबर्स का, न्यूमेरिकल टर्म्स का गेम होगा, तो उसको हम स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कहेंगे. और अब जिस मेथड को हमने कहा तो उसको हम सेंसस इंक्वायरी कर लें, सेंसस मेथड कर लें, इट इज इमैटरी. आर गेटिंग पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही बेटा? Yes, sir. चलो हम थोड़ा सा बीच में गैप कर दे रहे हैं क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा. अब हम आते हैं यहाँ से इस लाइन को, उतने लाइन को जो मैंने कहा शॉर्टकट में समझा दिया, वही यहाँ पर एलोबरेशन किया गया. ओके, आई होप इट इज क्लियर नाउ ना. ठीक है. Yes, sir. द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल सैंपल एंड पॉपुलेशन आर प्रोजेक्टेड इन द बिगर पार्ट ऑफ द पिक्चर इज कंप्राइजिंग ऑफ द एंटायर 27 आइटम. तो इसके द्वारा एक बाउल के माध्यम से उसको दिखाने का प्रयास किया गया. ठीक है, ये पूरा पॉपुलेशन है, उसमें से कलर्ड वाला जो हिस्सा है वो एक सैंपल है. 3 उसमें से निकाल लिए, सारे सैंपल्स थे और उसमें से 3 आइटम को हमने निकाल लिया. ओके, आर यू गेटिंग पॉइंट? 38 स्टूडेंट्स में सब. Yes, sir. अब हम आते हैं मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी. तो पहला तो हमने देखा कि सेंसस मेथड है, दूसरा क्या है? सैंपलिंग मेथड. ये फ्लो चार्ट हर बच्चे के नोटबुक में होना चाहिए और जल्दी से अपलोड कर दो, इंस्पेक्शन आने वाला है. Am I right? Yes, sir. आपका जो भी वर्क है इनकम्प्लीट जल्दी से कर ले और जब भी आप स्कूल आए आप सब कुछ लेकर आए. आज क्लास में जो भी कंपटीशन हो रहा है हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत, ठीक है, वो सारे चीजों को आप घर पे कंप्लीट कर लीजिए और उसको स्कूल में लेकर आएंगे. ठीक है, आर गेट पॉइंट? Yes, sir. हाँ, या हमारे सीसी इंचार्ज हैं वैष्णवी जी, उनको आप भेज दीजिएगा. ठीक है, और उसमें से वो हमको भेज देंगी और उसमें से हम बेस्ट सिलेक्ट करके उसको फॉरवर्ड करेंगे. लेकिन हार्ड कॉपी भी जरूरी है. ओके, इसका ध्यान रखिएगा. Yes, sir. और जो बच्चे ऑनलाइन वाले ऑप्ट किए हैं वो अपना सॉफ्ट कॉपी भेज देंगे. और वैष्णवी है ना क्लास में बेटा? वैष्णवी क्लास में है? हाँ. Yes, sir, वो है. हाँ ठीक है बेटा, तो वैष्णवी का आप वैष्णवी को दे दीजिएगा. हर चीज ग्रुप में पोस्ट करने से क्या हो ना, ये बाकी बहुत ज्यादा मेरा फोन ही हैंग हो गया, बड़ी दिक्कत हो रही है. तो सेंसस मेथड. ओके, मेथड ऑफ कंप्लीट इनुमरेशन, मतलब इसमें सारे जो डेटाज हैं पॉपुलेशन का हर हिस्सा टच किया जाता है. तो सेंसस मेथड इज दैट मेथड इन विच डेटा आर कलेक्टेड कवरिंग एवरी आइटम. यहाँ पर देखो, जब आप पढ़ते हैं when you are studying you develop the habit of underlining the value points, और ये आदत डाल दोगे बेटा, then I hope there is no issue at all. ठीक है, तब आपके मार्क्स भी फुल आएंगे, मार्क्स कटेंगे नहीं. आर गेटिंग पॉइंट? मुझे बात समझ में आ रही बेटा? तो यहाँ पर क्या है? कलेक्टेड कवरिंग एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स और पॉपुलेशन रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, जिस भी हम प्रॉब्लम के लिए हम मेथड सेंसस मेथड यूज कर रहे हैं, तो उस सारे जो प्रॉब्लम का जो भी कंपोनेंट है, जो भी आइटम होगा, तो उन सारे चीजों को हम, सारे एस्पेक्ट्स को हम टच करेंगे. ईच एंड एवरी इंडिविजुअल के से हम मुलाकात करेंगे, बात करेंगे. ठीक है, अब हम आते हैं आगे. ठीक है, टू इलस्ट्रेट यू मे इंटरेस्टेड इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ कलर कंपोजिशन of the Maruti cars in India. According to the census method, you are required to collect data on the color of each and every Maruti car sold in India. अब कुछ डेटा कलेक्ट कर रहा है. ठीक है, जैसे मैं एक बार छोटा था तो हम लोग इससे डेटा कलेक्ट करते थे कितनी मारुति कारें जो है इस सड़क पर चलती हैं. तो इसके आधार पर हमने निर्णय ले लिया कि हमने मतलब 5 से 10 मिनट तक सड़क के किनारे खड़े रहे
और हमने मतलब मैं 7th 8th की बात कर रहा हूँ, और 5 से 10 मिनट सड़क के किनारे खड़े रहे और हम लोग काउंट करते रहे कितनी गाड़ियां जा रही थी। उसमें बहुत सारी गाड़ियां जा रही थी, उसमें मारुति की संख्या सबसे ज्यादा थी, और उस सैंपल से हम लोगों ने अनुमान लगाया कि मारुति कार की संख्या भारत में सबसे ज्यादा है। आर गेटिंग पॉइंट? हेलो? Yes, sir. Yes, 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 sir. sir. तो ये क्वाइट इंटरेस्टिंग भी है, नहीं लगता है कि इस तरह के गेम्स भी होने चाहिए? बोलो। Yes, sir. होने चाहिए. और ये देखो सुटेबिलिटी, हम गेम्स को डिजाइन कर सकते हैं अपने अनुसार। सुटेबिलिटी, ठीक है, जैसे आप गांव में चले जाओ और वहां पर अंकल ने, ताऊ ने ये फसल लगाई, उनके बगल वाले जो ताऊ थे वो इन्होंने ये फसल लगाई। अब मान लो 10 लोगों से आपने मुलाकात की और 10 लोगों ने मान लो कि मैंगो का गार्डन लगाया हुआ है, मैंगो का पेड़ लगाया हुआ है, जिसके मतलब है कि इसका आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि इस गांव में मैंगो की पेड़ों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो आपने एक सैंपल लिया, ठीक है, आपने सेंसस मेथड को फॉलो नहीं किया, आपने क्या किया, सैंपल मेथड यहां ले लिया, ठीक है। अब देखते हैं सेंसस मेथड की सुटेबिलिटी क्या है। ये तब इंपॉर्टेंट होता है जब, देखो ध्यान से देखेंगे, सेंसस मेथड इज सुटेबल particularly for such statistical investigation which have small size of population। बहुत बड़ा अगर एरिया हो तो उसमें टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, ठीक है, मनी लगेगा बहुत ज्यादा, ठीक है, आदमी लगेंगे बहुत ज्यादा, सब कुछ ज्यादा ज्यादा, ठीक है, वाइडली डाइवर्स आइटम्स इन पॉपुलेशन, ठीक है, और इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होने से तो आप अगर जो सैंपल लेंगे वो सैंपल सही नहीं बन पाएगा ना। इसलिए हम ये ध्यान रखना होगा कि इसका उपयोग कहाँ हमको करना है। आर गेटिंग पॉइंट? रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स, और सारे आइटम्स का अगर हमको बहुत ही नजदीक से इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत हो, ठीक है, तो जैसे मान लो पुलिस को अपने क्राइम को करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, क्राइम को करना नहीं है, क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना है। एक शब्द छूट जाने से मीनिंग कितना बदल जाता है, ठीक है। तो पुलिस को अगर हमको क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना है तो क्या पुलिस सैंपल मेथड ले सकती है? पुलिस को तो क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल व्यक्ति से बात करनी पड़ेगी ना बेटा, हाँ, तब तो सही इंक्वायरी कर पाएगी वो, ठीक है। Yes, sir. तो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, लेकिन ये क्या है, इससे जो इंफॉर्मेशन निकल कर आता है वो बहुत ही एक्यूरेट होगा, ठीक है, इसमें त्रुटि होने की, इसमें मिस्टेक्स होने की संभावना बहुत कम है। तो मेरिट्स क्या है, रिलायबल एंड एक्यूरेट, हमने डिस्कस कर लिया। लेस बायस्ड, ठीक है, क्योंकि आप इंडिविजुअल के पास जाते हैं तो बायसनेस नहीं होगी, पक्षपात नहीं होगा। एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन, आप जब मिलते हैं तो वहां पर बहुत सारी जानकारी मिलती है, कुछ और भी जानकारी निकल कर आती है, जो आप जिस ऑब्जेक्टिव से आप पहुंचे नहीं थे वो भी आपको निकल कर आएगा। आप पता करने गए थे कि आपके उनके परिवार में कितने लोग हैं, लेकिन जब वो वहां जाते हैं तो आपको और भी जानकारी मिलती है, अरे इनका घर तो कच्चे का बना हुआ है, इनके यहाँ तो खाने की समस्या है, इनके यहाँ तो परिवार बड़ा है और सब मेल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, इनके यहाँ तो जो अर्निंग मेंबर्स ही नहीं है। अब इस तरह से कई सारी जानकारी हमको मिल जाती है। आर गेटिंग पॉइंट? स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब बाय यूजिंग सेंसस मेथड वन कैन स्टडी द डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिवर्स, मतलब उस डेटा के बारे में जैसे भी हमने चर्चा किया उसके बारे में बहुत सारी चीजों के बारे में इकट्ठा जानकारी मिल जाती है एक ही बार में, ठीक है। एक्सटेंसिव एंड डाइवर्सिटी, मतलब एक पॉपुलेशन में जो डाइवर्सिटी है उसका, और पर्सनल जो डाइवर्सिटी है, हाँ, वो सब सारी जानकारी हमको मिलती है, एक बृहद जानकारी हमको इकट्ठा हो पाती है। स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन, when items in a universe are complex nature or of complex nature and it is necessary to study each item, ठीक है। अब मान लो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का है, बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइप का है, बहुत सारे डाइवर्सिटीज को समेटे हुए अपने आप में, तो ऐसे में तो हमको निश्चित रूप से हमको क्या करना पड़ेगा, सेंसस मेथड का सहारा लेना पड़ेगा। वी हैव टू रिलाई ऑन द सेंसस मेथड, ठीक है, सो दैट वी कैन गेट द एग्जैक्ट फिगर्स, मतलब एक रिलायबल फिगर के पास हम पहुंच सके। Argument, indirect investigation. Yes, sir. Census method can be successfully used in indirect investigation relating to unemployment, poverty, corruption, ठीक है। तो इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशंस भी इससे हमको डिराइव करने में सहायता मिलती है। हम पूछने के लिए गए थे कुछ और, लेकिन हम इनडायरेक्ट वे में हम बहुत सारी जानकारियां
जैसे अनएम्प्लॉयमेंट संबंधित इंफॉर्मेशन को, गरीबी से संबंधित बातों को, ठीक है, करप्शन से संबंधित बातों को, है ना, आर गेटिंग पॉइंट, हम डिराइव कर सकते हैं। जैसे किसी बच्चे से पूछा कितने भाई बहन हो, उसने बताया अच्छा ये बताओ कि पापा ऑफिस से आते हैं तो कुछ लेकर आते हैं, तो ना हाँ पापा लेकर आते हैं, पापा ऑफिस से आते हैं ना तो बहुत सारा वो नोटबुक लेकर चले आते हैं या कुछ और लेकर चले आते हैं, कुछ इस तरह का। आगे पॉइंट, तो आप इस तरह की बहुत सारी Yes, करप्शन sir. की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो इस तरीके Yes, से sir. आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन छोटे बच्चे बहुत दे देते हैं कि नहीं देते हैं, बताओ। हाँ, Yes, sir. जैसे कभी कभी होता है ना, बच्चे पूछते हैं कि पापा हैं, तो कभी कभी पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स सिखा देते हैं कि बोल दो पापा नहीं। तो एक बार बच्चे ने हमको, मतलब सच्ची घटना बता रहा हूँ, एक बच्चे ने कहा कि वो तो बाबा के बारे में बताया अपने दादाजी के बारे में, क्योंकि दादाजी ने कहा है कि बोल दो कि नहीं है। मेरी बात समझे? तो ये इस Yes, तरह sir. का, समझ गया। हाँ, तो इस तरह से हम जब बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं ना तो बहुत सारी जानकारी इस तरह की मिल जाती है। तो जब हम पॉपुलेशन के पास पहुंचते हैं, रिस्पोंडेंट के पास पहुंचते हैं ना, तो कुछ जानकारियां जो हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर पाते हैं। आर गेटिंग पॉइंट? डिमेरिट्स क्या है? Yes, sir. ये कॉस्टली है। अब सबके पास जाना संभव है क्या? हर 38 बच्चे के पास जाने में तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। अब बताओ सबके पास जाने में क्या स्थिति होगी? पैसा लगेगा, जो इन्यूमरेटर होगा वो जाना चाहता होगा तो उसके लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, उसके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या है, इट इज वेरी कॉस्टली। लार्ज मैन पावर, निश्चित रूप से ज्यादा आदमियों की संख्या, ज्यादा आदमी की जरूरत होगी। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन, और बहुत बड़ा एरिया होना, तो सेंसस मेथड जो है वो अपने इन दो कारणों की वजह से, ठीक है, इन दो कारणों की वजह से लार्ज जो इन्वेस्टिगेशन करना हो, लार्ज पॉपुलेशन को टच करना हो, तो वो थोड़ा सा बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। तो सेंसस मेथड बिकम्स प्रैक्टिकली इम्पेरेटिव इन सच सिचुएशन, मतलब इस तरह की सिचुएशन में वो बहुत ही हेल्पलेसनेस की स्थिति को शो करता है। अब आते हैं सैंपल मेथड इज दैट मेथड इन विच डेटा इज कलेक्टेड about the sample on a group of items taken from the population। मतलब ये कहना क्या चाहता है कि जैसे मतलब ये हमने ये लिया, ये लिया, ये लिया, मतलब सबसे बात नहीं करने के लिए 38 स्टूडेंट से हम बात ना करके उसमें से हमने कुछ बच्चों को ले लिया। किसको ले लिया? मान लो कि V को ले लिया, मान लो कि S को ले लिया, मान लो कि फिर एक V को ले लिया, मान लो कि फिर एक S को ले लिया। आपकी क्लास में एक वरुण, वैष्णवी, श्रेया, शरद। अब मान लो ये 4 बच्चे हमने लिए, ये क्या कह रहे हैं, मतलब 38 बच्चों के उसमें से, पॉपुलेशन में से, ठीक है, यूनिवर्स में से हमने 4 बच्चों का एक सैंपल लिया जो हमको रिप्रेजेंट करेंगे हमारी हर एक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो ये हमने 4 बच्चों को लिया जो हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर कहा, कुछ उनके इंटरेस्ट के आधार पर किया, ठीक है, इन सब चीजों के लिए, ठीक है। सैंपल मेथड इज वाइडली यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ, ठीक है, अपने डे टू डे लाइफ में हम सैंपल, जिससे आप कहते हैं ना कि वो ये आप कभी चावल लेने जाओ मम्मी के साथ, पापा के साथ, क्या करता है, चावल भैया कैसे है, तो उसमें से एक थोड़ा सा चावल इसमें से निकालता है, ठीक है, और उसको आपके पापा को दिखाता है। पापा बोलते हैं अच्छा ठीक है, इसमें से 10 किलो चावल पैक कर दो। ऐसा होता है, देखा है कभी, नोटिस किया है? Yes, sir. नोटिस किया है कि नहीं किया है? सो व्हाट ही इज डूइंग कि आप, ये मेथड जो है ना बहुत अच्छा है, इसलिए कि देखो घर में जो पहले के जमाने में जो चावल वगैरह बनता था, हाँ देखा होगा, नोटिस किया होगा आपने, तो मदर क्या करते थे, उसमें से चावल का एक दाना निकालते थे, देखते थे पक गया कि नहीं पका, अगर वहां पकने की स्थिति में हो गया तो कढ़ाई उतार देंगे या कुछ इस तरह कर देंगे। अब रोज देखते हो कि घर में कढ़ाई बनती है, सब्जी बनती है, हाँ, आर्गुमेंट पॉइंट। Yes, sir. तो ये या डॉक्टर के पास, जो यहाँ ब्लड का एग्जांपल लिया है, डॉक्टर के पास, ठीक है, और हम लोग भी डेली सैंपल मेथड का यूज करते हैं टीचिंग प्रोफेशन में भी, ठीक है। जैसे क्लास में इंस्पेक्शन होगा, कुछ बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाएगा और कुछ बच्चे आंसर दे देंगे तो मेरी इज्जत बन जाएगी, नहीं तो कहेंगे टीचर बेकार है। आर्गुमेंट पॉइंट, सैंपल मेथड यूज, ठीक है। एक दो बच्चों से 38 बच्चों में से 4-5 बच्चों से पूछ लिया
और मान लो कि चारों 5 बच्चे आंसर नहीं देते हैं, तो इंप्रेशन क्या बनेगा बताओ? क्या गंदा बनेगा? गंदा बनेगा ना, एनी पॉइंट। और ऐसा तो नहीं है कि टीचर मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि इसी आधार पर मूल्यांकन हो जाता है, करेक्ट ना? तो सुटेबिलिटी क्या यस है? सर। सैंपल मेथड Yes, इज sir. पर्टिकुलरली सुटेबल व्हेन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज। जब बहुत बड़ा हो ना पॉपुलेशन, तो क्या है, सैंपल मेथड ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको हर एक पॉपुलेशन, हर एक आइटम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, और आपका कॉस्ट खर्चे भी बचेंगे। वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट नीडेड, और इसमें बहुत हाई डिग्री की एक्यूरेसी नहीं चाहिए, ठीक है। जब हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए तो हमको सेंसस मेथड ही हमारे लिए यूजफुल है। इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डाइवर्स आइटम्स इज नॉट रिक्वायर्ड, और बहुत नजदीक से जाकर सबकी इंक्वायरी भी करने की जरूरत नहीं है। When different units of the universe are broadly similar to, अब ये जब यूनिवर्स जो पॉपुलेशन का हिस्सा, एक मिनट, अगर वो सारे लगभग एक समान हैं, तो हमको इस पर रिलाई करने की भी जरूरत नहीं है। मतलब when different units of the universe are broadly similar to each other, ठीक है, तब वहां पर ये सुटेबल है। और अदरवाइज डाइवर्स होगा तो सेंसस मेथड के पास जाना ही पड़ेगा। हाँ बोलो बेटा, कौन पूछ रहा है, बोलो। नाउ मेरिट, सर ठीक है, मेरिट, हाँ बोलो। सर मैं मैं मोहम्मद राइम फैजल, रुमाना और तहसीन सर एक साथ हैं हम। इट इज नॉट ऑडिबल बेटा, बोलिए। सर वो कह रहे सर वो तीनों एक साथ बैठे हुए हैं एक ही फोन से ज्वाइन करके। अच्छा अच्छा, ठीक है, तीनों एक साथ बैठे हुए तो अपना अटेंडेंस दे देना। अटेंडेंस कौन ले रहा है? श्रेया, श्रेया और वरुण। Yes, sir. हाँ, और वैष्णवी, वैष्णवी को सीसीए की जितनी एक्टिविटीज है वैष्णवी कलेक्ट करती हैं, तो वैष्णवी सीसीए इंचार्ज, तो आप इसको ध्यान रख लेंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है, चलिए। तो सम ऑफ द प्रिंसिपल मेरिट्स ऑफ द सैंपल मेथड्स आर अंडर इकोनॉमिकल। पहला है इकोनॉमिकल, इसके मेरिट क्या है कि ये इकोनॉमिकल है, मतलब इसमें खर्चे कम लगेंगे। टाइम सेविंग, अब सैंपल से तुलना, सेंसस से तुलना करो तो इसमें टाइम ज्यादा, टाइम कम लगेगा ना बेटा। सैंपल मेथड में अगर सेंसस मेथड से तुलना करो तो सेंसस मेथड में हर एक यूनिट के पास जाना पड़ रहा था, ईच एंड एवरी यूनिट हैज टू बी टच। लेकिन सैंपल मेथड में क्या है, चलो भाई एक इसको यहाँ लिया, एक इसको ले लिया, एक इसको ले लिया, एक इसको ले लिया, चलो ये हो गया हमारा सैंपल। ये टिक जो है अर्गेनिक माइंड, तो इस जो 10 ये इसके इससे हमको डाटा कलेक्शन करना हो तो ज्यादा टाइम लगेगा, और इसमें हमको केवल 4 से ही काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें उतनी एक्यूरेसी की जरूरत होगी तो ये फॉलो नहीं करेंगे, तब सेंसस मेथड इज बेटर है। लेकिन जब कम एक्यूरेसी की जरूरत हो तब हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स, और एरर को भी पहचानना बड़ा आसान है, क्योंकि इसमें सैंपल जो छोटे हो गए ना, ये 4 ही हमको, अब एरर है तो इन 4 में ही देखना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए एरर को पहचानना भी आसान है। लार्ज इन्वेस्टिगेशन, अब बहुत बड़े मात्रा पर हमको अगर इन्वेस्टिगेशन करना है तो हमको सैंपल मेथड ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सैंपल मेथड इज मोर फिजिबल इन सिचुएशंस ऑफ अ लार्ज इन्वेस्टिगेशन। बहुत बड़े एरिया में हमको इन्वेस्टिगेशन करना हो तो ये सेंसस मेथड ही सही है, which generally involves unaffordable cost. Now administrative convenience, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस है, मतलब कि जो इसको मैनेज कर रहे हैं, डेटा को हैंडल कर रहे हैं, जो डेटा कलेक्शन का काम कर रहे हैं, जैसे इन्वेस्टिगेटर है अपना है, तो ये उनके लिए, इन्वेस्टिगेटर्स के लिए, इन्यूमरेटर्स के लिए, सब भी जितने भी लोग हैं, कहीं से बैकग्राउंड से आवाज आ रही बेटा, ये अच्छी बात नहीं है, तो उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ये सुविधा हो जाती है, ठीक है। ठीक ठीक। रुमाना बाइक मत कर ले। हाँ तुम्हारा आवाज आ रही है बेटा, मैं मुझे बाहर निकालना पड़ेगा, प्लीज डोंट डू दैट। चलिए,
एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस मतलब ये सुविधा होगी इन्वेस्टिगेटर के लिए, जो भी डेटा कलेक्ट करने वाले लोग हैं और जो इसमें इन्वॉल्व हैं उन सबके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। मोर साइंटिफिक, ये साइंटिफिक भी है क्योंकि आपने एक खास तरीके से सैंपल मेथड को कलेक्ट किया है। सैंपल मेथड इज मोर साइंटिफिक बिकॉज द सैंपल डेटा कैन बी कन्वीनियंटली इन्वेस्टिगेटेड, बहुत ही आसानी से और हर एंगल से इसको हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ठीक है, एक खास पैटर्न को हमने फॉलो किया हुआ, इसलिए डिमेरिट्स क्या है, पार्शियल हो सकता है क्योंकि सैंपल कलेक्ट करने वाला व्यक्ति अगर ऑनेस्ट नहीं है, पार्शियल नेचर का है, तो क्या होगा, उसमें संभावना रहेगी कि वो सही नहीं होगा। रॉन्ग कंक्लूजन, इससे कंक्लूजन भी गलत आ सकते हैं क्योंकि आपने पूरे यूनिवर्स को टच नहीं किया, पूरे पॉपुलेशन को, पूरे आइटम को टच नहीं किया है, तो इससे हो सकता है कि सैंपल, जैसे इलेक्शन में बहुत बार लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी और हो जाता है बिल्कुल उल्टा। क्यों? इसलिए कि आपने सैंपल कर लिया और सैंपल रॉन्ग होने की संभावना होती है। हो लग सकता है कि जो सैंपल में जो पार्टिसिपेंट हैं वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, करेक्ट ना? अगर वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देंगे तो क्या होगा, उसका रिजल्ट भी तो रॉन्ग ही आएगा ना। यस सर। बोलो बेटा। यस सर। हाँ, तो ये इलेक्शंस में प्राय आप देखते हो डिफिकल्टी इन सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। तो डिफिकल्टी होती है किसको क्या करने में, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को सेलेक्ट करने में। इट इज नॉट वेरी इजी टू सेलेक्ट अ सैंपल व्हिच वुड रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। ठीक है, ओके सर। ठीक है। डिफिकल्टी इन फ्रेमिंग अ सैंपल, समटाइम्स द यूनिवर्स मे बी so diverse that it becomes difficult to frame the sample। हम बताया, अभी पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अगर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है तो सैंपल मेथड उतना सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, जहां लिमिटेड डाइवर्सिटी होगी, जहां होमोजेनिटी होगी, वहां सैंपल मेथड सही माना जाएगा। जैसे चावल के दानों को लेना या पका हुआ चावल मदर के द्वारा पता करना कि चावल पक गया है नहीं पका है, या सब्जी पकी है या नहीं पकी है ना। तो ये सब जो है वो होमोजीनस है। आलू की सब्जी सारे आलू है, बैगन की सब्जी बैगन है, ठीक है, परवल की सब्जी परवल है, तो उसमें सैंपल लेना आसान हो जाता है। सैंपल होगा, होमोजेनियस क्या क्या बेटा, सैंपल मेथड होगा। यस। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स सेट ऑफ टेक्निकल प्रोसीजर्स। ठीक है, वन मस्ट हैव द टेक्निकल नॉलेज। ठीक है, कोई भी अगर इस तरह का सैंपल निकालते हो तो उसके लिए खास पैटर्न की जरूरत होगी, एक खास सिस्टम की जरूरत होगी। नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज ऑफ चूजिंग अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स फ्रॉम द यूनिवर्स, पर्सन हु आर वेल वर्स्ड विद द टेक्निक्स, और जिसको ये टेक्निक आती रहेगी, सैंपलिंग कैसे निकालना है, उसका एक्सप्रेशन कैसे करना है, उसका न्यूमरेशन कैसे करना है। ठीक है, तो वो इसके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होगी। ठीक है, पॉइंट। और ये सबके पास इजीली अवेलेबल नहीं होता है। इसेंशियल्स ऑफ ए सैंपल, अब सैंपल होने के लिए क्या क्या इसेंशियल चीज होना चाहिए। पहला है रिप्रेजेंटेटिव, मतलब डेटा जो है ना वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने किसी बच्चे को काम दे दिया और उस बच्चे के प्रति किसी के अंदर सेंस ऑफ कॉपरेशन की भावना ही नहीं हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो, उस बच्चे को कोई सपोर्ट नहीं करने वाला होना चाहिए। तो वो बच्चा जो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, जिसके जो रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है, सही मायने में ट्रू सेंस में वो रिप्रेजेंट करता हो। इंडिपेंडेंट, ऑल यूनिट्स ऑफ सैंपल मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, सारे सैंपल्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इन अदर वर्ड्स, इंक्लूजन ऑफ वन आइटम इन द सैंपल शुड नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन द इंक्लूजन ऑफ सम अदर आइटम ऑफ द यूनिवर्स। मतलब एक आइटम को अगर ले रहे हो तो दूसरे आइटम को, ठीक है, यहाँ क्या लिखता है, ध्यान से देखेंगे, इंक्लूजन ऑफ वन आइटम इन द सैंपल should not be dependent upon the inclusion of some other items of the universe। मतलब आपस में रिलेशनशिप उसका नहीं होना चाहिए कि एक आइटम को ले रहे हो तो दूसरा आइटम उस पर जो डिपेंडेंट आइटम है उसको भी लेना पड़े, एक को छोड़ दो दूसरा भी छोड़ना पड़े, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। होमोजेनिटी, मतलब एक तरह का दिखाई दे, एक तरह का लुक हो। इफ मोर देन वन सैंपल्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द यूनिवर्स, दिस सैंपल शुड बी होमोजेनियस एंड नॉट contradictory to each other। Adequacy, the number of items in the sample should be fairly adequate so that
some reliable conclusions are drawn, ठीक है, covering the characteristics of the inverse as a whole, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना होगा कि जो नंबर्स हैं वो रिलायबल हो, कंक्लूजन जो हमारा आए वो रिलायबल हो और वो पूरे इनवर्स को रिप्रेजेंट करने वाला हो, ठीक है। तो ये हमने आज इसके बारे में इसकी चर्चा की। इसके बाद हम आते हैं मेथड्स ऑफ सैंपलिंग। अब इसको पढ़ेंगे बेटा, वरुण पढ़ो बेटा। यस सर, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। एक मिनट रुक जाओ। अभी 23 स्टूडेंट्स हैं, बाकी बच्चे भी नहीं आए हैं। जब भी ज्वाइन करेंगे तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा। और चलिए ठीक है, पढ़ो बेटा। साहिल गौतम इसके बाद रेडी रहना बेटा पढ़ने के लिए, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर आप लोगों को चांस दे रहा हूँ, इसी बात को मैं प्रूव करना चाहता हूँ। मैंने एक वरुण को उठा लिया, साहिल को उठा लिया, रुमाना को बोल दिया, शरद को बोल दिया। अब ये क्या, ये एक प्रकार सैंपल उठा रहा हूँ, ठीक है सर। ये सैंपल उठा रहा हूँ। सारे बच्चों को रीडिंग का टाइम तो दे नहीं सकता और जरूरी भी नहीं है इस लेवल पर तो, लेकिन फिर भी मैं दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट बना ले। मेथड्स ऑफ सैंपलिंग, ठीक है। यस सर। ये हमारे पास मेथड्स ऑफ सैंपलिंग में रैंडम सैंपलिंग मेथड है, ये पहला आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और दूसरा क्या है, नॉन रैंडम सैंपलिंग मेथड। सो व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ सैंपलिंग मेथड? पहला है रैंडम सैंपलिंग एंड नॉन रैंडम सैंपलिंग, और नॉन रैंडम सैंपलिंग मेथड। अब रैंडम सैंपलिंग मेथड में देखो क्या है, लॉटरी मेथड। आप ये जानते हो कि लॉटरी में क्या होता है, आपने खूब देखा है लॉटरी मेथड में, है ना। एक बाउल है मान लो, इसमें कई चिट लिख दिया और उसमें से कहा, छोटे बच्चों को कहते हैं ना, आपने ड्रॉप लॉट देखा होगा, एडमिशन के समय में होता है, नोटिस किया है आपने? यस सर, यस सर। ठीक है, तो ये मान लो इस चिट है। अब चिट में से किसी बच्चे को बोला कि आप इसमें निकालो। अब इसमें से मान लो इस बच्चे का नाम बाहर निकाला, अब इसका सिलेक्शन हो गया केवी टू दिल्ली कैंड में। इसको निकाल लिया, इसका भी सिलेक्शन हो गया केवी टू दिल्ली कैंड में। इसको निकाल लिया, इसका भी सिलेक्शन हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ, लॉटरी मेथड। मतलब इसमें चिट डाल दिया गया और उसमें से किसी को बोला, जो न्यूट्रल पार्टी है उसको आप इसमें से विड्रॉ कीजिए। समझ में आ रही मेरी बात? इसके बाद है टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स, ठीक है। रैंडम नंबर्स का एक टेबल होता है, उसमें टीपी का जो नंबर्स है वो काफी फेमस है, इसमें टेबल चलो आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा नॉन रैंडम सैंपलिंग मेथड, पर्पसिव सैंपलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग एंड कन्वीनियंस सैंपलिंग। तो रैंडम सैंपलिंग, random sampling is that method of sampling in which each and every items of the inverse has equal chance of being selected in the sample, ठीक है। सबके बराबर बराबर चांस रहेंगे, सबके बराबर बराबर चांस रहेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? सबके बराबर चांस रहेंगे। In other words, there is an equal probability of every item of the universe being selected in the sample, ठीक है। Are you getting the point? In the other words, there is an equal probability, सबके पास बराबर probability है। मैं यहाँ पर आपको मैं बोलूंगा तो सबके पास बराबर probability। ये अलग बात है कि बच्चे नेटवर्क की वजह से मौका हम सबको नहीं दे पाते हैं, लेकिन सबके पास, वैष्णवी को भी बोल सकता हूँ, श्रेया को बोल दिया, वरुण को बोल दिया, शरद को बोल दिया, दीपक को बोल दिया, रोहित को बोल दिया, करण राज को बोल दिया, किसी को, तो ये सबके पास ये रैंडम सैंपलिंग है, ठीक है। जैसे क्लास में आपने देखा होगा कि टीचर जब बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं तो कहते हैं कि अच्छा तुम बताओ, यस यस यस, हाँ हाँ, उसके बगल में आप बताइए, हाँ उसके बगल में, हाँ थर्ड रो, हाँ फ्रंट रो से ले लिया, ठीक है। तो सबके पास कुछ न कुछ चांसेस है, बराबर चांसेस है, किसी को भी हो सकता है। लॉटरी मेथड अभी हमने चर्चा किया। अब हम आते हैं टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स, ठीक है। अब इसको टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स में क्या है, सम स्टैटिस्टिशियन, ठीक है, स्टैटिस्टिशियन क्या है, हैव प्रिपेयर्ड अ सेट ऑफ टेबल्स, एक टेबल बना दिया उन्होंने। अब टेबल क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये क्या मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हाँ क्या बोले, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हाँ, ये किसकी आवाज है, साहिल की? यस सर। वेरी गुड। तो देखो ये है ना, ये।
अब टेबल इसमें है ना, इसमें कुछ नंबर्स हैं, 3 नंबर का ले लिया, ठीक है। आपके बुक में यही टीपे वाला में ये 3 नंबर का है ना, इस सब में 3 नंबर, ठीक है। ठीक है, अब ऐसे ही, अब इसमें से कोई भी नंबर, हम 3 नंबर डिजिट वाले हैं, हमने एक बनाया हुआ है, एक टेबल बनाया हुआ है। अब इसमें से हमने कोई भी नंबर लिख लिया, इसका कुछ खास पैटर्न भी हो सकता है, ठीक है, जिसके लास्ट में ये हो। एक सिस्टम बना लिया आपने कि लास्ट में 7 होना चाहिए, तो जितने 7 लास्ट में उसको पिक कर दिया, कोई यहाँ होगा, कोई यहाँ होगा, कोई यहाँ होगा, कोई यहाँ होगा, ठीक है, ऐसे करके। इस तरह 3 डिजिट होंगे। अब 1 से 9 तक का कोई भी डिजिट हो, उसको किसी भी ऑर्डर में हमने रख लिया, जैसे 0 1 2, एक हो गया ऑप्शन, इसी टेबल में फिट होगा। 2 1 0 3 0 9। अब आपने निर्धारित कर लिया है कि हम इसको, मान लो कि हमने एक साइज लिया कि 300 बच्चों में से हमको 30 बच्चे लेने हैं, ठीक है, 30 बच्चे आर्गेटिव बैंड। तब इसमें से आप 30 बच्चे 300, अब ये 300 में से अब ये 309 बाहर हो जाएगा ना। अगर नंबर है भी इसमें, अगर मान लो यहाँ 309 मान लो यहाँ लिखा होता 309, तो अब ये 309 बाहर हो गया, क्योंकि ये 300 हमने लिमिट लगा दिया ना, और इसमें Yes, नंबर sir. कुछ भी हो सकते हैं। आर्गेटिव पॉइंट यस सर। समझ में आएगा। तो ये एक तरह का एक सिस्टम डेवलप किया गया, ठीक है। अब इस सिस्टम की विशेषताएं क्या है, ठीक है, इसको देखने का प्रयास। मेरिट क्या है, दिस मेथड इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस, मतलब कोई अपना पर्सनल बायसनेस नहीं है, मतलब पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं है इन्वेस्टिगेटर का। ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स स्टैंड्स इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, और हर आइटम के पास एक चांस है कि वो सिलेक्ट हो जाएगा। द यूनिवर्स गेट्स फेयरली रिप्रेजेंटेड बाय द सैंपल, ठीक है। और ये जो है यूनिवर्स मतलब जो डेटा है वो एक उसको उसके पास एक मतलब साफ सुथरा चांस है कि वो सैंपल जो हमने सिलेक्ट किया उसमें से वो सैंपल वास्तव में उस यूनिवर्स को सही मायने में रिप्रेजेंट करेगा। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है, एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड। बहुत ही आसान है कि पहले हमने क्या किया, टेबल में अरेंज कर दिया नंबर को, और हमने मार्क कर लिया कि हमको बिलो 300 बिलो 200 जो भी है, और उसमें से जो डेटा हमको लेना है उसके अनुसार एक सैंपल ले लिया, 5 का 10 का 20 का जैसा भी हमारा है, हाँ, उसमें से निकाल लिया। ठीक, बहुत ही आसान है, लेकिन किसके लिए आसान है, जिसके पास टेक्निक है। However, there are 2 notable demerits. This method does not guarantee proportionate representation of different items in the universe. अब ये कहता है कि ये जो मेथड है वो सबको इस बात की गारंटी नहीं देता है कि प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, सबको उसकी संख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल मात्रा में सबको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ठीक है, अलग अलग आइटम्स को, ठीक है। कोई आइटम हो सकता है कि 2 बार रिपीट हो जाए, कोई आइटम्स एक बार हो, ठीक है। तो इस तरीके का ये प्रॉब्लम आ सकता है, ये डिमेरिट है। रैंडम सैंपलिंग डज नॉट गिव वेटेज टू सर्टेन इंपॉर्टेंट आइटम्स इन द यूनिवर्स, और वो कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स जो है उसमें उसको वेटेज नहीं देता है, ठीक है, जबकि उसको वेटेज मिलना चाहिए। आज के दौर में अगर हम अपने इंडेक्स नंबर जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आया कि वेटेज हर आइटम का होना जरूरी है। आजकल डीए जो बढ़ता है किस बेस पर बढ़ता है, हम कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग निकालते हैं, तो हमको इन सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए। तो रैंडम सैंपलिंग इज नॉट हैफाजार्ड सैंपलिंग, नॉट, ठीक है। तो उसके पीछे क्या क्या अंतर हो सकता है, हैफाजार्ड नहीं है, मतलब किसी भी तरीके से आपने कर लिया तो रैंडम सैंपलिंग, ठीक है, वो उस तरह का नहीं है, हैफाजार्ड नहीं, इट इज अ प्लान्ड एक्चुअली। तो रैंडम सैंपलिंग और हैफाजार्ड सैंपलिंग के बीच में अंतर क्या है, एक रैंडम सैंपलिंग क्या है वो सिस्टमेटिक होगा, हैफाजार्ड जो है सिस्टमेटिक नहीं होगा, ठीक है, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस का इनका रोल नहीं होगा, ठीक है। दैट इज अ हैफाजार्ड सैंपलिंग, और ये आपको हमेशा दिखाई देता है, ठीक है। बोलिए रैंडम सैंपलिंग एंड एग्जिट पोल, तो यहाँ आ गया है एग्जिट पोल के बारे में, ठीक है, बोलो बेटा। Exit polls is an interesting example of random sample. What does it mean? It means, hello children, Yes, sir. आवाज आ रही है बेटा? हाँ जी सर। Yes, sir.
हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? No, sir. Okay. So random sampling and exit pool. Exit pools is an interesting example of random sampling. Random sampling का बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, इससे पहले भी मैंने चर्चा किया था. What does it mean? ये क्या कहना चाहता है? It means a small percentage of the people, ठीक है, exiting the pool booth, जहां पर वोट देते हैं ना, उसको पोलिंग बूथ कहते हैं. वहां से जो निकल रहे होते हैं ना, तो वहां से क्या करते हैं, वो कैमरा लगा के बैठ जाते हैं. एंड कॉन्ट्रैक्टेड एंड आस्क्ड whom they voted for. अब उनसे पूछा जाता है कि आपने किसको वोट दिया. आर गेटिंग पॉइंट? ठीक है. एंड फ्रॉम दैट सैंपल इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, वहां से जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है उसके आधार पर लोग जो एक्सपर्ट होते हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस्ट होते हैं, उस डेटा के आधार पर वो अनुमान लगाते हैं कि किस पार्टी की सरकार बनेगी, और दिन भर टीवी में सेंसेशन बनाए रखते हैं, ये चीफ मिनिस्टर होंगे, गुणा गणित शुरू हो जाता है. आर गेटिंग पॉइंट? बोलो भाई वरुण, मेरी बात समझ में आ रही बेटा? Sir. यस सर, आ रही है. हाँ, ठीक है. चलिए, तो आप नॉन रैंडम सैंपलिंग देखेंगे. थोड़ा सा पढ़ो बेटा. तो नॉन रैंडम सैंपलिंग बोलते बोलते मैं थक गया. पढ़ो तो. पढ़ो बेटा. वरुण बोलो बेटा. साहिल, अब आप भी तैयार रहेंगे नेक्स्ट. वरुण पढ़िए. नॉन रैंडम सैंपलिंग पढ़ना है. चलो चलो, रिंकी पढ़ो बेटा. वरुण की कुछ नेटवर्क का इशू लग रहा है. सर मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो बेटा, पढ़ो. जोर से पढ़ना बेटा, आवाज थोड़ी धीरे आ रही है आपकी. यस सर. सो थोड़ा ब्लर नहीं है ये? हाँ, yes sir. Non-random sampling includes all those methods of sampling in which all the units of population do not have equal प्रोबेबिलिटी probability and equal chance हाँ of being selected in the sample of study. हाँ, ठीक है. सबके बराबर चांस है. रैंडम में क्या हो गया, सबके बराबर चांस है. लेकिन नॉन रैंडम हो, मान लो सिस्टमेटिक हो जाए, प्रोबेबिलिटी हो. ठीक है. जैसे मान लो कि हमने एक लिया, ये हमने किया, ये मान लो 18 बच्चों का एक स्ट्रेंथ है. ठीक है. मैंने 18 बच्चे का एक स्ट्रेंथ बनाया. ठीक है. अब ये कितना है, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8 2 10. सब लोग ध्यान से देखिएगा. 10 2 12, ज्यादा नहीं होना चाहिए. 14, काउंट करते रहो. 16, ठीक है भाई, काउंट कर लो. ठीक है ना? 2 और है सर. Yes sir. ठीक है. अब हमने ये लिया. अब इसमें हमने क्या किया, कलर बदल दिया. ठीक है. और हमने ये ले लिया. ठीक है. अब इसमें देखो, हमने कहा कि हर तीसरा बच्चा कहाँ जाएगा, स्पेस में जाएगा. कहाँ जाएगा, स्पेस. ये देखो. तो देखो ये है ना, ये. अब देखो, अब इसका मतलब क्या, आपने सिस्टमेटिक कर दिया. हर तीसरा बच्चा, मतलब इन सबों के चांस तो खत्म ना हो गए बेटा. बोलो. यस सर, यस सर. ठीक है. तो ये नॉन रैंडम सिंपल मेथड में ये प्रॉब्लम होगा. तो पर्पसिव और डिलिबरेट. ठीक है. आगे पढ़िए बेटा. आप लोग अपने नोटबुक बुक को सामने रखो. हो सकता है इसमें आप लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही होगी. तो ठीक है, चलो पढ़ो, आगे पढ़ो. ये समझ में आएगा ना? ये समझ में आया ना? तो सिस्टमेटिक जो है सैम्पलिंग जो मेथड है ना, सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग मेथड. ठीक है. सिस्टमेटिक सैम्पलिंग मेथड में ये प्रॉब्लम होती है कि इसमें सबको यूनिवर्स में सबको बराबर चांस नहीं मिल रहा है. आगे पॉइंट. Yes sir. बोलो भाई. यस सर. समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया. ये है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग मेथड. ठीक है ना? ये यहाँ पर आपके है, नीचे है थोड़ा सा. हम इसके माध्यम से हमने क्या समझाने का प्रयास किया, इसको समझाने का प्रयास किया. ठीक है. और इसके अलावा जो नॉन रैंडम सैम्पलिंग होगा, सबको बराबर चांस मिलेगा. ठीक है. नॉन रैंडम सैम्पलिंग. ठीक है. पढ़िए आगे. Sir. बेटा Sir. पढ़िए.
हाँ पढ़िए। सर कुछ बोलना था एक्चुअली। इट्स 5:03, मेरा ट्यूशन है, मैं लीव कर सकती हूँ क्या? एक मिनट, आवाज नहीं आ रही बेटा, मेरे लैपटॉप में सर आवाज। मैं कह रही हूँ मेरा 5:15 तक ट्यूशन है, मैं लीव कर सकती हूँ क्या? ओके ओके, श्योर श्योर, ये तो रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा। हाँ आप इसको देख लेना, ठीक है। चलो ओके सर। ओके, चलो पढ़ो बेटा। थैंक यू सर। नेक्स्ट साहिल गौतम पढ़ बेटा। साहिल, सर कहाँ से सर? हाँ चलो शुरू से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, शुरू से पढ़ लो यहाँ से। Non-random sampling include all those methods of sampling in which all the units of population do not have equal populating for equal chance of being selected in sample of study. ठीक है, नॉन रैंडम में सबको इक्वल चांस नहीं मिल रहा है, ठीक है। इंस्टीड, आगे बढ़ो। इंस्टीड Instant conversing of the investigation or his personal judgment plays an important role in the selection of a sample. Some of the well-known method वेल of नोन मेथड्स ऑफ नॉन रैंडम non-random सैम्पलिंग sampling are as under. एज अंडर, ठीक है। मतलब ये हम सबको फेयर चांस नहीं मिल रहा है, इसमें इन्वेस्टिगेटर का जो पर्सनल बायसनेस है या कह सकते हो पर्सनल जो चॉइस है वो उसमें रिफ्लेक्ट होकर आता है, ठीक है। अब इसे पर्पसिव और डिलिबरेट सैंपल, ठीक है। हम सैंपल मेथड का नाम दे दे रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं कि हमने कहा कि आज 10 बच्चे, शरद मेरी आवाज सुन रहे हो? शरद, शरद क्लास में हो? हमने बेस्ट बच्चों का नाम चूज किया और हमारे दिमाग में क्या है कि हम 5 बॉयज को ही लेंगे। हमने ले लिया शरद को, हमने ले लिया साहिल को, हमने ले लिया वेदा को ले लिया, ठीक है। फिर हमने श्रेया को छोड़ दिया, हमने अनुष्का को छोड़ दिया, हमने वैष्णवी को छोड़ दिया, फाइन। क्योंकि हमारे दिमाग में क्या है, हमने कुछ खास बच्चों को ही लेना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, मेरा पर्सनल बायसनेस रिफ्लेक्ट हो रहा है। आर गेटिंग पॉइंट? तो ये पर्पसिव हो जाएगा, डिलिबरेट सैंपलिंग हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? Yes. ठीक है, इसको पढ़ लो, यहाँ से यहाँ तक पढ़ो जरा, पढ़िए जरा। पर्पसिव सैंपलिंग इज दैट, Purposive sampling is that method in which the investigator himself makes the choice of the sample item which in his opinion are the best representative of the universe. ठीक है। अब वो सोचता है कि वो बेस्ट है, ठीक है, ये पूरे ग्रुप में यही बेस्ट है, उसने सोच लिया और उसके आधार पर उसने बना लिया, ठीक है। ठीक है, अब इसके मेरिट्स पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, ठीक है। पढ़ो, बहुत टाइम लग जाएगा इसलिए मुझे जल्दी करना पड़ेगा। This matter is the flexible or allow the फ्लेक्सिबल, पहला पॉइंट क्या है, ये फ्लेक्सिबल है। पढ़िए, आगे पढ़ो। inclusion of those items in the sample which are of special signification. ठीक है, अगर कोई डेटा उसमें से बहुत ही स्पेशल सिग्निफिकेंस है तो उसको वो इंक्लूड कर लेता है, उसको भी शामिल कर सकता है, ठीक है। ये फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होती है। चलो नेक्स्ट। Selection of items can be deliberately ट्यून्ड, turned or tuned to the purpose of study. ठीक है। सिलेक्शन ऑफ आइटम्स कैन बी डिलिबरेटली ट्यून टू द पर्पस ऑफ स्टडी, मतलब जो आइटम जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो जानबूझकर हमारे जो पर्पस है स्टडी का उसके अनुसार एडजस्ट किया था, उसके अनुसार उसको व्यवस्थित किया जाता है, उसके अनुसार उसको उसमें शामिल करने के लिए। इट इज वेरी सिंपल टेक्निक ऑफ सिलेक्शन ऑफ द सैंपल आइटम्स, और ये बहुत ही आसान टेक्निक है सिलेक्शन करने का, आइटम सेलेक्ट करने का। फिर जो पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायसनेस, जैसा हमने कहा कि इसमें पर्सनल बायसनेस के ज्यादा चांसेस हैं इन सिलेक्शन ऑफ आइटम, बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटीज ऑफ पर्सनल बायस रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट बिकम्स डाउटफुल, और इसलिए इससे जो रिजल्ट की रिलायबिलिटी है वो डाउटफुल हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रैटिफाइड और मिक्स्ड सैंपल। This method of sampling is generally adopted when population consists of different groups with different characteristics, ठीक है। Population consists of different groups
इसमें ग्रुप अलग अलग हो और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग अलग। आर गेट योर पॉइंट? तब Yes, इसको हम यूज करते हैं। According to this method of sampling, population is divided into different strata. Population जो है वो डिवाइड किया गया है different strata, having different characteristics. ठीक है? And some of the items are selected from each strata, so that the entire population gets represented. और ये इस तरीके से क्या आता है, ठीक है, कि वो सारे पॉपुलेशन जो है वो उसमें कवर कर लिए जाए। ठीक है, एक बार फिर देखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग, पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टार्टा, अलग अलग उसको लेयर में, जैसे मान लो कि हाँ बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, हम 6 बच्चे को डायरेक्ट सैंपल्स में न लेकर हमने उसको 2 ग्रुप में बढ़ा दिया, 3 यहां से उठा लिया, 3 यहां से उठा लिया। ठीक है, आर यू पॉइंट? yes sir. ठीक है, तो इस तरीके से मिक्स हमने कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से भी एक तरीका हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर शुड बी रिप्रेजेंटेड इन करेक्ट प्रोपोर्शन, है ना। अब ये प्रोपोर्शन हमारा बैठ गया ना, 6 में से 3 इधर से आ गया और 3 इधर से आ गया, करेक्ट ना? Yes sir. क्लास 11 का दिया भी हुआ इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल हम लोग क्लास 11 में पढ़ भी रहे। ठीक है, देखो यहाँ पर समझने के लिए एक और देख लो इसमें, to illustrate, suppose more than 50 students in class 11, out of them 30 have studied mathematics and 20 have studied home science in the class 10. Thus the population of the 50 students gets divided into 2 strata consisting of 30 and 20 students respectively. From each of these strata, items would be selected proportionately, ठीक है, such that the sample represents the characteristics of the entire population. ठीक है, अब उनका प्रोपोर्शन उनको देखना, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? Yes sir. अगर वो 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स, ओनली अ सैंपल ऑफ 5 इज टू बी सिलेक्टेड। अगर हमको केवल 5 का ही लेना है, 50 में से कितना लेना है? 5 लेना है। आर यू पॉइंट? selected, then we shall randomly select 3 out of the first stratum comprising 30 students. मतलब 50 में से हमारा क्या था, एक 30 था और एक 20 था, ये था ना। ठीक है, बोलो भाई, अगर हमको 5 लेना है टोटल सैंपल, तो हम यहां से क्या लेंगे? 3:2। आर यू पॉइंट? 3 यहां से ले लिया और 2 यहां से ले लिया। ठीक है, आर गेट योर पॉइंट? 3:2. Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? So however items may also be selected unproportionately from different strata. An investigator may prefer to select 4 students from among those who studied mathematics and only 1 from amongst those who studied home science. The choice will be governed by the nature of inquiry and wisdom of the investigator. मतलब ये चॉइस पर डिपेंड करता है कि हम इसमें 3 लें, 2 लें और 4 लें। ठीक है, कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, उस ऑब्जेक्टिव के आधार पर हम इसको, इस रेशियो को हम निर्धारित कर लेते हैं। ये हमको इतना फ्रीडम दिया गया। आर्ग्यू पॉइंट? आर्ग्यू पॉइंट? Yes sir. अब इसमें देखो, ये 3:2 हमने लिया, अब इसमें 4:1 लिया। मतलब कहने का मतलब है, ये अगर बड़ा फिगर है तो उससे हमने बड़ा ही लिया, ये छोटा फिगर है तो उससे हमने छोटा ही लिया। that is also representative. Stratified sampling, also called mixed technique of sampling, because this method involves the mixture of both purposive sampling, यहाँ पर्पस भी दिखाई दे रहा है हमको, इसमें से हम 4 जानबूझ के बड़ा ले रहे हैं। ठीक है, पर्पसिव सैम्पलिंग एंड रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम भी है क्योंकि हमने किसी भी 4 बच्चों को पिक कर लिया ऐसे ऐसे। ठीक है, और पर्पसिव भी है कि हमने जानबूझकर 4 ज्यादा लिया यहाँ से। आर्ग्यू पॉइंट? Yes sir. Yes, sir. मेरिट्स क्या है? दिस मेथड कवर्स डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, ये बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर करता है पॉपुलेशन के। ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द डेटा बिकम्स पॉसिबल। और इसके आधार पर
जो तुलनात्मक अध्ययन है वो आसान बन जाता है। दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग ऑफर्स रिलायबल एज वेल एज मीनिंगफुल रिजल्ट्स। ठीक है, इससे एक रिलायबल, एक ऑथेंटिक, क्योंकि ये सैंपल हमारा बढ़िया बना, ये सैंपल जो है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल की तरह काम किया। ठीक है, 50 है, 5 लेना है, छोटा सैंपल बन गया ये, इस पॉपुलेशन से, इस यूनिवर्स से 5 हमको लेना है, 5 को हमने या तो 3:2 में ले लिया या 4:1 में लिया, तो 3:2 में लिया, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि इस जो पॉपुलेशन में इसके एट्रीब्यूट्स कुछ अच्छे हों, तो हमने इसको क्या किया, भाई इसमें तो कुछ ऐसे बच्चे छूट जा रहे हैं जिनको वास्तव में होना चाहिए था। ठीक है, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट भी होती है ना बच्चों के बीच में, क्वालिटी के को लेकर देखा जाए तो होता है कि नहीं होता बेटा, बताइए। यस सर। हाँ, तो वैसे केस में क्या होगा कि हमको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने अपने साइज को बड़ा कर दिया, इसको 3 की जगह हमने 4 लिया और इसको 2 की घटा दिया, 2 की जगह 1। ठीक है, हाँ यस सर। हाँ। मेरिट्स क्या है आपने देख लिया, डिमेरिट्स देखिए। ठीक है, दिस मेथड इज सुटेबल ओनली व्हेन देयर इज अ कंप्लीट नॉलेज अबाउट द डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। जब हमको पॉपुलेशन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि ये डाइवर्सिटीज है इसमें, सो यहाँ पर अगर डाइवर्सिटीज है तो वहां पर लिमिटेड स्कोप हो जाएगा। ठीक है, दिस मेथड इज सुटेबल ओनली व्हेन देयर इज अ कंप्लीट नॉलेज अबाउट द डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, देयरफॉर दिस इज अ लिमिटेड स्कोप। ठीक है, इसके स्कोप्स जो है क्या लिमिटेड हो जाते हैं, इसके स्कोप्स लिमिटेड हो जाते हैं। इसके ये हमारा जो स्ट्रेटिफाइड कहा गया, स्ट्रेटिफाइड और मिक्स्ड सैंपल। ओके, मेरी बात समझ में आ रही बेटा? दिस मेथड इज सुटेबल ओनली व्हेन देयर इज अ कंप्लीट नॉलेज, मतलब उसकी डाइवर्सिटी के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो। हम इन 50 बच्चों के बारे में अच्छी तरह हम जान रहे हैं कि 50 बच्चे कैसे हैं, इनका जो ग्रुप है उसमें से हमको 5 बच्चे लेने हैं, तो हर फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप जो है, इन दोनों ग्रुप के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं, और इसमें से हम तब हम जो बना रहे हैं तो उसमें 3:2 बनाए या 4:1 बनाए। पॉइंट ये Yes. हम जब अच्छी तरीके से इस ग्रुप के बारे में जानकारी होगी, इसके बारे में सब, इसके बारे में और इस ग्रुप के बारे में, दोनों के बारे में जानकारी होगी, है ना। ये तो इस पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन से पहला डिवीजन हमने ये बनाया ग्रुप, और इसके मतलब इस दोनों ग्रुप के बारे में कंप्लीट जानकारी होगी। और हमने डिसाइड क्यों किया 4:3:2 की जगह, इसकी जगह हमने इसको अगर प्रेफर किया है तो इसलिए कर पाए हैं हम, क्योंकि हम जानते हैं कि इस ग्रुप में ज्यादा एट्रीब्यूट्स हैं बच्चों के कंपेयर टू दिस ग्रुप। समझ में आई मेरी बात ना? ओके बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, ठीक है, यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन आर न्यूमेरिकली, ज्योग्राफिकली, अल्फाबेटिकली अरेंज्ड। ठीक है, न्यूमेरिकली, ज्योग्राफिकली एंड अल्फाबेटिकली अरेंज, मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से करना पड़ेगा। एवरी nth आइटम, ठीक है, of the numeric of the number items is selected is a sample item। मतलब एक नंबर, जैसे मान लो कि अब इसको हम और अच्छे से इलस्ट्रेट करने का प्रयास करें। इफ 10 out of 100 स्टूडेंट्स, 10 out of 100, 100 बच्चे हैं, उसमें से 10 बच्चों की बात हो रही है, सेलेक्टेड फॉर अ सैंपल, वो 10 बच्चे सिलेक्ट हुए, कितने से, 100 में से 10 बच्चे। ठीक है, इस 100 में से ओनली 10 स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है, देन 100 स्टूडेंट्स वुड बी नंबर्ड एंड सिस्टमेटिकली अरेंज। अब इस 100 नंबर को एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इस 100 को, इस पॉपुलेशन को, सोर्स ऑफ डेटा को हमको क्या करना पड़ेगा, सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करना पड़ेगा। वन आइटम ऑफ द फर्स्ट 10 वुड बी सिलेक्टेड एट अ रैंडम। वन आइटम ऑफ द फर्स्ट 10, ठीक है, वन आइटम ऑफ द फर्स्ट 10, ये फर्स्ट 10 है मान लो, इसका वन आइटम, ठीक है, would be selected at random. Subsequently, every 10th item from the selected numbers will be selected to frame a sample। जैसे मैंने 18 वाला एग्जांपल जो लिया था ना, 18 बच्चे हैं, ये 18, उसमें से every third item ऐसे से निकाल लिया था ना, बोलो भाई। Yes sir। हाँ, ये ऐसे ही, ठीक है। If the first selected number is 5th item, हमने क्या लिया था यहाँ, थर्ड आइटम लिया था,
ये थर्ड आइटम देखो, यहाँ देखो थर्ड आइटम, यहाँ 1 2 3 1 2 3 थर्ड आइटम, करेक्ट ना? Yes, sir. 1 2 3 थर्ड आइटम, ठीक है, बोलो भाई। Yes, sir. ठीक है, देन सब्सिक्वेंट नंबर वुड बी 15th 25th 35th 45th 50th 65 75 85 90। अब देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और पहला तो फिफ्थ आइटम है ही है, तो ये 100 आइटम्स में से नोट कर लिया। हमने कितना में से किया था? 18। हमारा पॉपुलेशन का साइज क्या था? 18 था। 18 में से एवरी थर्ड, तो मतलब क्या हुआ? 18/3 एवरी थर्ड है इज इक्वल टू 6। तो 6 आइटम हमको सिलेक्ट करना था, तो इसमें 6 आइटम है। इसमें हमने क्या किया? एवरी फिफ्थ है, तो 100/5, हाँ Yes, sir. तो कितना हुआ? 20 आइटम्स। 20. सॉरी, इसमें 10th है ना? ओके 10th है ना? 10 आइटम सेलेक्ट करना था ना, तो 10 आइटम यहाँ आ गया, 10. सॉरी, है ना? ठीक है ना बेटा, बोलो भाई। Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलिए, तो अब हम आते हैं इसके मेरिट्स क्या हैं। दिस वेरी सिंपल मैथड, ठीक है, आसान है बिल्कुल। थर्ड आइटम को निकालना है, थर्ड आइटम को निकालना कितना आसान है। थर्ड हम लोग बच्चों ने खूब खेले हुए हैं इसको। कौन कौन हमारी टीम में आएगा? 2 टीमें बन गई, 10 बच्चे इधर आए, 10 बच्चे इधर आए। अच्छा देखो, ये इधर आ गया, वो उधर चला गया, नहीं एक इधर, ये उधर चला गया, ये इधर आ गया, ठीक है, ये इधर आया था ना, ये उधर गया था, फिर ये इधर जाएगा, देखो टीम बन रही है, और फिर एक इधर आ गया। हमने कहा कि जितने इधर वाले हैं उसके कैप्टन कौन हो गई? वैष्णवी हो गई, ठीक है, और जितने उधर वाले हैं उसके कैप्टन कौन हो गए? उसके कैप्टन हमारे कौन हो गई? अनुष्का सिंह हो गई। तो देखो ऐसे टीम बन गई। ऐसे होता है? आपसे खेला है कभी ऐसा? ठीक है, तो ये हमारा एक ये तरीका भी है जिसमें हम सैंपल को बड़े आराम से इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। देयर इज हार्डली एनी पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायसनेस। अब इसमें क्या बायसनेस होगा? कोई बायसनेस होगा? सारे बच्चे एक लाइन में खड़े कर दिए गए, एक को आगे, एक को पीछे, एक को आगे, एक के पीछे, एक को आगे, एक के पीछे कर दिया, और क्या बेटा बोलिए? खो-खो गेम में होता, क्या बेटा? खो-खो गेम. आवाज नहीं आ रही बेटा, आवाज नहीं आ रही बेटा। सर खो-खो गेम में होता है. हाँ, खो खो गेम, अच्छा खो खो गेम में ऐसा खेले हुए, अच्छा। चलो, डिमेट्स क्या? एवरी आइटम इन द पॉपुलेशन डज नॉट गेट इक्वल चांस। ये समस्या हो सकती है कि सारे आइटम्स को इक्वल चांस नहीं मिले। अगर हम एवरी थर्ड एवरी सेकंड कर रहे हैं तो हो सकता है कि हमारे सारे को चांस, यहाँ तो हमने सारे ही ले लिए हैं इसलिए आपको लग रहा है, लेकिन अगर एक एक गैप करके लेना हो तो सारे बाकी जो है ना, एक सेट रूल बना दिया आपने, तो सेट रूल बना दिया तो एवरी थर्ड आइटम ले लिया, एवरी सिक्स्थ आइटम ले लिया, एवरी फिफ्थ आइटम ले लिया, तो बाकी जो फोर्थ पोजीशन पर है उसको चांस ही नहीं मिलेगा। इफ ऑल द आइटम्स इन द पॉपुलेशन आर होमोजेनस, अगर सारे आइटम होमोजेनस हैं, दिस मेथड इज सैम्पलिंग, इट सर्व्स नो स्पेशल पर्पस, ठीक है, तब इसका बहुत कुछ औचित्य नहीं होता है। ये इसके डिमेरिट है, ठीक है। अब आते हैं कोटा सैंपलिंग। इन दिस मेथड द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए, ठीक है, इस मेथड में हम इसको पहले क्लास में डिवाइड कर लेते हैं। सम परसेंटेज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स इन टोटल पॉपुलेशन, सम परसेंटेज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स इन टोटल पॉपुलेशन इज फिक्स्ड, ठीक है, एक परसेंटेज फिक्स कर लिया, ठीक है, मान लो कि 100 है तो 100 में 10% एक पॉपुलेशन फिक्स कर लिया, 10% बॉयज होने चाहिए और 5% गर्ल्स होनी चाहिए, ठीक है। आर्गुमेंट एक हमने अपने दिमाग में फिक्स कर लिया। आर्गुमेंट पॉइंट? यस सर. मेरी बात समझ में आ रही है? तो सम परसेंटेज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स इन टोटल पॉपुलेशन इज फिक्स्ड। फर्दर, सम कोटा ऑफ द आइटम्स टू बी सिलेक्टेड एज सैंपल आइटम्स इज फिक्स्ड फॉर ईच ग्रुप। अब इसमें से एक कोटा, दोनों ग्रुप में से कुछ कोटा हमने फिक्स कर लिया। सम कोटा मतलब इसमें से एक रिजर्व सीट, कोटा फिक्स मतलब आइटम, नंबर ऑफ आइटम्स हमने फिक्स कर लिया। यस सर.
ऑफ सैंपल आइटम्स इज फिक्स्ड फॉर ईच ग्रुप। दोनों में से हमने कुछ फिक्स कर लिया। द इन्वेस्टिगेटर सेलेक्ट्स द फिक्स्ड नंबर्स ऑफ आइटम्स फ्रॉम ईच ग्रुप फ्रेम द सैंपल। अब इन्वेस्टिगेटर क्या करता है ना कि इसमें से फिक्स्ड आइटम को दोनों ग्रुप से ले लिया। ठीक है, पहले तो 100 में से मान लो कि 100 में से 10% उसने फिक्स किया, ठीक है, और 10 में से उसने कहा कि 5, हम 5 सैंपल लेंगे। 10% क्या हो गया, 100 का 10% मतलब क्या हुआ 10। Yes. 10 में से 5 लेना है उसको, ठीक है, तो 5 सैंपल ले लिया। पहले इसको यहां से यहां तक करके उसको छोटा किया और फिर इसमें से फर्दर प्रोसेसिंग करके इसको लिया। ठीक है, यहां भी उस टेक्निक का यूज करना पड़ेगा, किसी न किसी टेक्निक का यूज करना पड़ेगा कि हम ये सैंपल कैसे बनाएं। ठीक है, और इसके बाद हमने इसको इससे डिराइव किया, इस सैंपल को, छोटे सैंपल को लिया। दिस मेथड ऑफ सैंपलिंग इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव बट देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी, देखो ध्यान देखना, ऑफ पर्सनल बायसनेस एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन ऑफ द आइटम्स। ठीक है, बाय द इन्वेस्टिगेटर, मतलब किसी के ऊपर हो तो उस वो बायसनेस यहां नजर आ सकती है। अकॉर्डिंगली द रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स बिकम क्वेश्चनेबल, इसलिए क्योंकि इसमें बायसनेस अगर आ जाएगा तो फिर डेटा रिलायबल नहीं रह जाएगा। ठीक है, इसलिए इन्वेस्टिगेटर का बायसनेस से मुक्त होना बहुत ही जरूरी है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, इन दिस मेथड सैम्पलिंग इज डन बाय द इन्वेस्टिगेटर in such a manner that suits his convenience, वो उसकी सुविधा कैसी है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। To illustrate, an investigator may select a sample of teachers merely by referring to the college prospectus. This method is the simplest and least expensive but unscientific and unreliable. ठीक है, are you defined? Yes, To sir. illustrate, an investigator may select a sample of teachers merely, हमने टीचर का Yes, sir. सिलेक्शन करना है और उसमें हमने कई प्रोस्पेक्टस देखे कि हाँ इस टीचर को ले लो, इस टीचर को ले लो, इस टीचर को लो। इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, पता नहीं वो टीचर्स कितने रिलायबल हैं, कितने क्या हैं, कंटेंट क्या है, कुछ भी एक बात कह रहा। ठीक है, तो हमने 10 टीचर को ले लिया, ठीक है, कि हम लोग बेस्ट टीचर अवार्ड के लिए, कुछ भी इस तरह का, हाँ कोई भी हमारा पर्पस, जो भी पर्पस, जिस पर्पस से हमको लेना है, या हमको लेना है कि हमको नेशनल टीम बनाना है टीचर्स का, है ना, और उसमें से हमने ले लिया, उस टीचर को ले लिया, म्यूजिक वाले टीचर को लिया, है ना, ले लिया, वर्क एक्सपीरियंस के टीचर को ले लिया, तो स्पोर्ट्स पीटी मास्टर को हटा दिया, या ऐसे टीचर होंगे जिनका वास्तव में स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो, उनको छोड़ दिया। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग हो जाएगा जिसमें एरर ही एरर की संभावना रहेगी। Am I clear? Yes. Okay. Reliability of sampling data. The reliability of the sampling data means that the characteristics of the universe are fully represented by the sample. ठीक है, fully represented by the sample। जो भी ये reliable कितना है, ये विश्वसनीय कितना है, ये कितना सक्सेसफुल होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो डेटा जो है वो कितना रिलायबल बन पाता है। वो इस बात पर है कि जो हमने सैंपल लिया है वो कितना यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है, और जितना ही वो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, और जब हम सैंपल बनाते हैं उसी समय हमको मेहनत करने की जरूरत है। अगर हमने सही तरीके से काम किया, सही तरीके से हमने सैंपल बनाए, तो वो क्या होगा, वो ज्यादा से ज्यादा रिलायबल होगा। ज्यादा से ज्यादा रिलायबल होगा, विश्वसनीय होगा, उसको, उस डेटा का ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करेंगे, उस डेटा को मतलब जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं या गवर्नमेंट है उस पर विश्वास करके उसके आधार पर पॉलिसी बनाएंगी। आर यू गेटिंग पॉइंट? इट डिपेंड्स मेनली ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। ये किस बात पर रिलायबिलिटी डिपेंड होती है? व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिलायबिलिटी? तो साइज ऑफ द सैंपल। आप हमने 1 करोड़ के सैंपल में से, 1 करोड़ के सैंपल में से मान लो 1 करोड़ का सैंपल है, काउंट नहीं कर रहा हूं जीरो कि 1 करोड़ है कि नहीं है, उसमें से हमने 10 लिया। इज इट रिप्रेजेंटेटिव? टेल मी, टेल मी, इज इट रिप्रेजेंटेटिव? बोलो तान्या। यस सर। तान्या शर्मा, तान्या शर्मा, वैष्णवी, साहिल गौतम,
Yes, sir. ये यस सर, रिप्रेजेंटेटिव sir. होगा? यस सर होगा। Yes, sir. होगा। एक करोड़ में से 10 का सैंपल बनाना रिप्रेजेंटेटिव होगा? नो सर, नो सर। ये साइज No, एप्रोप्रिएट sir. है? सर नो 1 सर, करोड़ नहीं में से होगा। 10 का तो नहीं होगा। तो नहीं होगा ना। हाँ, लेकिन अगर 20 में से 50 में से अगर 10 है, 5 है, तो वो तो ज्यादा रिलायबल हो वो जाता हो है ना बेटा। जाएगा सर। यस सर। ठीक है ना। तो इसका ओके, साइज ऑफ द सैंपल, रिलायबिलिटी ऑफ द सैंपल, सैम्पलिंग डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द सैंपल। इफ इट्स साइज इज वेरी स्मॉल, जैसा कि इस केस में दिखाई दे रहा है, ठीक है, इट विल फेल टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, अकॉर्डिंगली द कंक्लूजन्स वुड लैक रिलायबिलिटी। मेथड्स ऑफ सैंपलिंग, ठीक है, सैंपलिंग के मेथड्स, किस तरीके के आपने सैंपलिंग के मेथड्स अडॉप्ट किए हुए हैं, ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, उसकी रिलायबिलिटी। बायस ऑफ अ कॉरेस्पॉन्डेंट्स एंड इनुमरेटर्स, जो इनुमरेटर्स हैं और जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, जो मैसेज को पहुंचाने वाले हैं, जो पब्लिक के बीच में रहते हैं, पर्सनल बायसनेस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंट्स एंड इनुमरेटर्स शुड बी एज लेस एज पॉसिबल। ठीक है, मतलब उनकी अगर बायसनेस जितनी ही कम होगी, डेटा उतना ही रिलायबल होगा। Am I clear? Yes. ठीक है, यस सर। अदरवाइज इट इज बाउंड टू सफर। अदरवाइज क्या होगा, वो रिलायबल नहीं होगा। ट्रेनिंग ऑफ द इन्यूमरेटर, अब पता चला कि अनट्रेन्ड आदमी को दे दिया, उनको कहा कि बेटा बेटा सैंपल डेटा इकट्ठा कर लेना है ना इसमें, तो वो किसी को भी इकट्ठा कर ले, उसको क्या मालूम है। ठीक है, अब हमको बोल देगा कि बेस्ट साइंटिस्ट को चूज कीजिए। अब मुझे क्या मालूम है भाई, एबीसीडी नहीं मालूम है। बेस्ट म्यूजिक स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कीजिए, बेस्ट डांस स्टूडेंट को सिलेक्ट कीजिए। आई एम नॉट एक्सपर्ट, इसमें तो किसी डांस टीचर को होना चाहिए, किसी म्यूजिक टीचर को होना चाहिए। आई एम राइट। तो ये Yes. ट्रेनिंग भी होना बहुत जरूरी है। जो जजेस अपॉइंट किए जाते हैं उनकी ट्रेनिंग भी होना बहुत जरूरी है। तो रिलायबिलिटी ऑफ द सैंपल ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द ट्रेनिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। इफ दे आर नॉट ट्रेन्ड टू मेक them expert in their field of investigation, the sample will lack reliability. ठीक है, are you getting point? Yes. Census and sampling method, a comparative loop, coverage। census method में investigator collects information relating to all the items in the population। देखो ये जो रिकॉर्डिंग है ना, ये बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें हम सारा अंडरलाइन भी करते जा रहे हैं। तो कवरेज इन द सेंसस मेथड क्या होगा, ऑल द आइटम्स इन द इट इज कवर्ड पॉपुलेशन। इन सैम्पलिंग मेथड ऑन द अदर हैंड ओनली सम ऑफ द आइटम्स विच रिप्रेजेंट द पॉपुलेशंस आर कवर्ड। ठीक है, तो एक तो आपका कवरेज का डिफरेंस हो गया। सुटेबिलिटी देख लो, अगर लार्ज पॉपुलेशन है, द सेंसस मेथड आप पढ़ चुके हो, सेंसस मेथड इज सुटेबल व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज रिलेटिवली स्मॉल। सेंसस मेथड में एरिया स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, और सैंपल मेथड में अगर बहुत बड़ा है तो हम उसके लिए हम सैंपल मेथड यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कॉस्ट और एक्सपेंडिचर, इनोवेटर्स के ज़्यादा ट्रेनिंग, उनके ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा, खर्चे बढ़ जाएंगे। और सेंसस मेथड में हमको ईच एंड एवरी यूनिट हैज टू बी टच, हर यूनिट को टच करना है, तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा लोगों को लगाना पड़ेगा। तो अगर पॉपुलेशन का साइज बहुत बड़ा है तो हमको सैम्पलिंग मेथड को प्रेफर करना चाहिए, और छोटा है तो हम, ठीक है, सेंसस मेथड की तरफ। तो सी, इसके लिए सी सेंसस मेथड और इसके एस सैंपलिंग मेथड। ओके, एक्यूरेसी, देयर इज जनरली अ ग्रेटर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन द रिजल्ट बेस्ड ऑन द सेंसस मेथड। ये एक्यूरेट ज्यादा होता है देन सैंपलिंग मेथड, लेकिन दोनों की अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं, दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कहाँ इसको यूज करना है, ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस। This is because in the census method, each and every item of the population is studied, as against there is a less accuracy and reliability in the sampling method because it studies only a few items of the population. However, errors can be easily detected and removed in the sampling method, क्योंकि इसमें सैंपल का साइज क्या है, छोटा है। क्या है, छोटा है। करेक्ट ना? Yes. छोटा है। ठीक है, करेक्ट ना? बोलो भाई। Yes. To that extent, sampling method shows great accuracy than the census method. ठीक है,
एक्यूरेसी ज्यादा देगा। ठीक है, क्यों क्यों एक्यूरेसी ज्यादा देगा? क्योंकि एक सिस्टमेटिक तरीके से किया हुआ है। ठीक है, कॉस्ट मतलब हमको ये डिपेंड करता है कि अगर स्मॉल साइज का हमको अगर बहुत बड़े साइज में हम मेरे पास डेटा है तो वहां पर हमारा सेंसस मेथड क्या होगा, वो ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व करेगा, ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, और जो हमारा सैम्पलिंग मेथड है वो हम ज्यादा रिलायबल तरीके से हम उसको कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बाकी जो फीचर्स हैं, ठीक है, एक्यूरेट तो वैसे जान लो कि सेंसस मेथड ही होता है, लेकिन ये एक्यूरेसी मतलब इतना कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है, जिसकी वजह से हम इसको बहुत ही रेयरली हम यूज करते हैं। अब जब सैंपल का साइज छोटा होता है तभी हम सेंसस मेथड को यूज करना पसंद करते हैं। हालांकि देश में सेंसस तो लिया ही जाता है एक बार, ठीक है, लेकिन हर चीज के लिए सेंसस नहीं लेते। ठीक है, ओके, क्योंकि Okay. हाँ धीरे धीरे इसमें भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे आने वाले समय में, कि सेंसस मेथड को भी हम जब हर आदमी इंश्योर्ड हो जाएगा, हर आदमी के का डेटा बेस बन जाएगा। गवर्नमेंट अभी बहुत सारा काम कर रही है, गवर्नमेंट डेटा बेस बना रही है। हर आदमी को कोशिश है गवर्नमेंट की कि हर आदमी का आधार के द्वारा जब जुड़ेगा हर आदमी, तो मालूम होगा कि देश में वास्तव में फिगर कितना है, सब्सिडी देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, किस ग्रुप को सब्सिडी देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे काम हो रहे हैं, और इसलिए मतलब सिस्टम में बहुत उथल पुथल मची हुई है। जो मतलब एक प्रकार से देख लो, जो कि मतलब जो इसी सिस्टम से पर जो जिंदा रहने वाले लोग हैं, जो करप्ट टाइप के लोग हैं, उनको कितनी परेशानी हो रही होगी। जो पीडीएस सिस्टम में घोटाला कर रहे होंगे, अब पीडीएस सिस्टम में सीसीटीवी कैमरा लगा दे, और भी कुछ आधार से जोड़ दे, तमाम तरह की चीजें से जोड़ दे, आपने कितना दिया है उसका आपको वीडियो बनाना पड़ जाए, तो आपके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। जो कि इस कोटा को यूज करते थे, पीडीएस की दुकान लोग लेते थे, वो करोड़पति बन जाते थे। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली। पॉइंट Yes, sir. तो अब इसको एक बार हम देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी का जो पॉइंट है। तो हाउ एरर्स कैन बी इजिली डिटेक्टेड एंड रिमूव्ड इन द सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग मेथड में एरर्स को बहुत ही आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है। क्यों फाइंड आउट किया जा सकता है? क्यों, बताइए, आप बताइए क्यों फाइंड आउट किया जा सकता है? क्योंकि सैंपल का साइज Small. छोटा होता है, स्मॉल होता है, पॉइंट, और इसलिए एक्यूरेसी की संभावनाएं बढ़ जाती है। सैम्पलिंग मेथड इज सर्टेनली मच लेस एक्सपेंसिव देन द सेंसस मेथड। The smaller the sample size out of the given population, lesser the cost of investigation. ठीक है, सबको समझ में आ गया ना बेटा? टाइम, यस सर। बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है। सैंपल मेथड इज लेस टाइम कंज्यूमिंग देन द सेंसस मेथड। बड़ा काम बड़ा टाइम। नेचर ऑफ आइटम्स, सेंसस मेथड इज particularly suitable when the item in the population have diverse characteristics. इसको अंडरलाइन कर लेंगे। कब है सेंसस मेथड? क्योंकि अगर आप सबके पास नहीं पहुंचोगे, ईच एंड एवरी यूनिट के पास नहीं पहुंचोगे, तो वो तब तक ये, और सब यूनिट अलग अलग हैं, ठीक है, ये सब यूनिट अलग अलग हैं, ठीक है, सब घर अलग अलग हैं, ठीक है, ठीक है, आप सोच लो कि सब घर, ठीक है। अब जैसे अफगानिस्तान में देखो तो कोई पश्तून है, तो कोई कुछ है, कोई उज्बेक है, इस तरह की तमाम तरह के डिवीजन है। अगर आपको वहां पर सैंपल मेथड निकालना हो तो वो बहुत ही डिफिकल्ट होगा, मेरे पॉइंट, क्योंकि सबके नेचर ऑफ आइटम्स अलग हैं, पॉपुलेशन अलग अलग हैं। ओके, ठीक है बेटा? Yes, sir. यस सर। हाँ, तानिया समझ में आ रहा है बेटा? जी सर। वेरी गुड। और रुमाना, रुमाना समझ में आ रहा है बेटा? रुमाना नहीं है क्या क्लास में? रुमाना, थोड़ी देर पहले तो थी। रुमाना दिखाई तो दे रही है रुमाना? सर है। Yes, sir. रुमाना है? साहिल गौतम, Yes, sir, है। अच्छा।
तो बोल नहीं रही रुमाना। रुमाना ऑनलाइन टीचिंग में बोलना भी है बेटा। रुमाना जी, रुमाना सो गई। चलो तहसीम फजल कहाँ हो, सब लोग निकल के आओ। चलो फोन रख के भाग गए, क्या बेटा, फोन रख के भाग गए कहीं। फोन रख के भाग गए? ठीक है, अब देखो बस ये खत्म ही होने वाला है मेरा। चलो ठीक है। सो ये तो आपको समझ में आ गया नेचर ऑफ आइटम्स, ठीक है। डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है तो उसमें सेंसस मेथड ज्यादा सुटेबल होगा, क्योंकि हमको सेंसस मेथड क्या होगा, ईच एंड एवरी आइटम्स के पास जाने का मौका मिलेगा, ठीक है, उनकी समस्याओं को समझने का मौका मिलेगा, क्योंकि सबके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? ठीक है, यस सर। ठीक है। On the other hand, sample method is suitable when item in the populations are homogeneous. अब एक तरीके के आइटम, verification of the statistical information obtained through census method is generally not possible. क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इतना बड़ा साइज है कि उसमें आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई, करेक्ट ना? यस It would involve huge expenses. बड़ा साइज है तो बड़ा खर्चे होगा, ठीक है, रिसोर्स बहुत ज्यादा लगेंगे, एंड रिपीटेशन ऑफ द होल प्रोसेस। फिर दोबारा आपको वही सेंसस मेथड में जो पॉपुलेशन जो प्रोसेस अपनाया था वही प्रोसेस आपको फिर सेंसस मेथड में वेरिफिकेशन के नाम पर अपनाना पड़ेगा। ईच आइटम के पास आपको सेलेक्ट जाना पड़ेगा, करेक्ट ना? यस ठीक है। Sample informations on the other hand can be easily verified in case of doubt. Enumeration can be done again, facts verified accordingly. ठीक है। In short, sample method of a statistical investigation is generally preferred to the census method because the former is less expensive. Former मतलब sample method is less expensive in terms of the time, मनी एंड एफर्ट्स इन्वॉल्व। तो हमारा सैंपल मेथड क्या है, सुपीरियर साबित होता है सेंसस मेथड से। क्यों साबित होता है? कि हमारे देश में जनरली क्या है, पॉपुलेशन का साइज क्या है, हनुमान जी की पूंछ की तरह है। लॉर्ड हनुमान की पूंछ की तरह है। साइज क्या है? हनुमान की पूंछ की तरह। हनुमान जी की पूंछ ने लंका में वो ड्रामा कर दिया कि विद्वान किंतु अहंकारी रावण, ठीक है, उसकी स्थिति खराब कर दी, ठीक है। आजकल बॉलीवुड पे एक फिल्म भी आई हुई है जो कि पूरे रामायण के कैरेक्टरिस्टिक्स को, ब्यूटी को खराब करने के चक्कर में पड़ी हुई है, ठीक है। चलिए खैर उस पर चर्चा हम नहीं करेंगे। However, for the successful application of the sample method, it is very essential that the sample items represent the characteristics of population as a whole. ठीक है, आर गेटिंग पॉइंट? यस ठीक है, तो ये हमारा ये लेसन रहा, ठीक है। और इसमें अब ये छोटे से पॉइंट बचे हुए हैं और जिसको आप एक बार सरसरी निगाह से देख लें कि सैम्पलिंग एरर क्या होता है, नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होता है, ठीक है, और इसको आप पढ़ लें। कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है, ओके। और कुछ क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आपका हो जाना चाहिए होमवर्क के नोटबुक में, मेन पॉइंट्स क्लास वर्क, ठीक है। आर गेटिंग पॉइंट? यस सर। यस सर। ओके, कोई डाउट? यस ये बुक में करनी है नोटबुक में? सब बुक में करोगे? ओके सर। बुक में करें। बुक में लिखने की आदत खराब हो जाएगी ना बेटा। हाँ, वैसे भी लिखने की आदत खराब हो गई है, सब कुछ नोटबुक में करते जाना। जितना ही लिखोगे ना बेटा उतना ही अच्छा करोगे, ठीक है। यस सर। आर गेटिंग पॉइंट?
Yes. अब ये Yes, सब sir. हमने Yes, पॉइंट sir. दिखा दिया है, ये सब हमने डिस्कस कर दिया है ना, डिस्कस कर दिया ना बेटा, Yes, sir. ठीक है, बोलो भाई, ये सारा आपको Yes, sir. Yes, sir. सारा जो फ्लो चार्ट वगैरह सब बना लीजिएगा, सारा फ्लो एक चार्ट देना बना सर लीजिएगा, PDF. ठीक है। ये देखो, इसी को हम क्लास इंटरवल कर रहे हैं, ये जो है ना क्लास इंटरवल, देख लो ना, क्लास इंटरवल है, Yes, ठीक है, sir. ये क्लास इंटरवल है, वो हमने क्लास में सब डिस्कस किया है, ठीक है, ओके। इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत होगी तो हम आई एम रेडी टू मेक द वीडियोस ऑन दिस टॉपिक्स, आई विल ट्राई माय बेस्ट इंडिविजुअल सीरीज फ्रीक्वेंसी, इसको हम अलग से देखेंगे, ठीक है, ओके। Okay. आई थिंक द क्लास इज वेरी लेंथी, हो गया, Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, करते हो sir. ना।